हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें आपको थिलेरिया की वजह से एक इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं थिलेरोसिस। उसकी वजह से आपका एनिमल में ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। पहली फ़ोटो थी जिसमें थी स्वोलन लिम्फ नोड, दूसरी है टिस्पीनिया। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि थिलेरिया का इन्फेक्शन है तो सबसे पहले उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइन आएगा वो होगा जो आपका लिम्फ नोड है। जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे लिम्फ नोड आपको कैसी दिखेंगी, स्वोलन दिखेगी। और ये जो डिजीज़ होता है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका वेक्टर होता है हार्टिक, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में कि ये डिजीज़ कैसे होता है और इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले थिलेरोसिस एक ग्रुप ऑफ टिक बोर्न डिजीज़ है। टिक मैंने बता दिया हार्टिक है, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज देखने को मिलता है। तो थिलेरिया एक जीनस है और इसकी बहुत सारी स्पीसीज आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल में जो थिलेरियोसिस है वो कॉज करती है। तो जो टिक है ये अलग अलग रीजन में मिलता है, जिसकी वजह से जो इसका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो भी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इंडिया में बात कर ली जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज होती है वो होती है थिलेरिया पार्वा और थिलेरिया एनुलाटा। तो एनुलाटा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन कर देती है, जो कि आपको मिलती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। और सारी स्पीसीज़ कौन कौन सी होती है, लेस्टोकॉर्डाई, ल्यूहेंसिनी और ल्यूनोबेरी, ये सारी स्पीसीज़ भी शिप के अंदर मोर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। थिलेरिया और बिबेसिया दोनों ही एक ही सब ऑर्डर में आते हैं, तो दोनों के साइन और सिम्टम एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन आपको अगर इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो जो बिबेसिया होता है वो आरबीसी में मिलता है, लेकिन थिलेरिया डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों की में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। तो लाइफ साइकिल की बात कर ली जाए तो इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट्स, जो कि ट्रांसमिट की जाती है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड टिक की वजह से। तो स्पोरोजोइट्स जैसे ही ल्यूकोसाइट्स में जाते हैं वहाँ पर एक दो दिन में वहाँ पर दूसरी स्टेज बना लेते हैं जिसे बोलते हैं साइजोन्स। तो साइजोन्स स्टेज जो आपकी डब्ल्यूबीसी में है वो वहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, जो कि प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है। लेकिन अगर आप लेस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात कर ले वो मोस्टली मल्टीप्लाई करती है आरबीसी में। तो डेवलपमेंट ऑफ सेजेंट स्टेज ऑफ पैथोजेनिक ये सारी आपको कहाँ मिलेगी, डब्ल्यूबीसी में। और यहीं से आप लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं कि थिलेरिया का इन्फेक्शन है या बवेसिया का। तो जैसे ही डब्ल्यूबीसी के अंदर जो साइजोंट स्टेज है वो मल्टीप्लाई करती रहती है और लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसमें चली जाती है। उसके बाद कुछ साइजोंट होते हैं जो अंडरगो मीरोगोनी और क्या रिलीज करते हैं, मीरोजोइट्स, जो इन्फेक्ट करते हैं आरबीसी में, जो कि पायरोप्लाज्मिक स्टेज होती है। तो जैसे ही पायरोप्लाज्मिक स्टेज आरबीसी में हो जाती है उसकी वजह से जो वेक्टर होता है वो वहाँ पर फीड करता है और आरबीसी उसके अंदर चली जाती है, उसके अंदर पायरोप्लाज्मिक स्टेज होती है। तो ये एक साइकिल होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और जो आपका टिक है उसी की वजह से ये ट्रांसमिशन होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसटेडियल ट्रांसमिशन, जो कि आपको बवेसिया के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन होता है वो आपको बवेसिया के अंदर देखने को मिलता है, थिलेरिया में नहीं मिलता। ये भी एक डिफरेंस है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके रीजन में ये केसेस आ रहे हैं या नहीं। तो जहाँ पर आपको टिक देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको थिलेरिया का इन्फेक्शन भी मिल जाएगा। कुछ इंडिजिनस कैटल होती है जो कि रेजिस्टेंट होती है थिलेरिया से, जिनमें मोर्टिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है। एक और डिजीज़ होता है ईस्ट कोस्ट फीवर, जो कि थिलेरिया पार्वा की वजह से होता है, लेकिन ये इंडिया में नहीं पाया जाता। इसको भी ब्रीफली डिफाइन कर देते हैं। ये आपको ईस्ट और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। जो इसका वेक्टर होता है वो हार्टिक होती है, रिपिसफेलस अपेंडिकुलेटस। ठीक है, इसमें भी मोर्टिलिटी होती है वो भी हाई होती है और इसमें भी सेम साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रांसमिशन और इटियोलॉजी की बात कर ली जाए तो इटियोलॉजी जैसे मैंने बता दिया, थिलेरिया जो कि एक पैरासाइट है और उसका ट्रांसमिशन वेक्टर से भी हो सकता है। और अगर इसका रिजर्वोयर की बात कर ली जाए वो होती है अफ्रीकन बफेलो, जो कि इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिजर्वोयर होता है थिलेरिया पार्वा का। लेकिन ये इन्फेक्शन जो होते हैं इसके सिम्टम आपको उन बफेलो में देखने को नहीं मिलते। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यह आता है डीएनए टाइपिंग, जो इंडिकेट करता है कि कैटल और बफेलो जो पैरासाइट है उसमें एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है या अलग अलग। तो थिलेरिया के इन्फेक्शन में डायग्नोस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो थिलेरिया का इन्फेक्शन होता है उसमें पहले 10 दिन तक जो भी आपका पैरासाइट होता है वो लिम्फोसाइट में मिलता है। तो आपको लिम्फोसाइट बायोप्सी करनी पड़ेगी और उससे ही आप जिम्सा स्टेनिंग करके पता लगा सकते हैं कि ये थिलेरिया पैरासाइट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो क्लिनिकल साइन की बात कर ली जाए तो इसमें क्या आता है, माइल्ड और सीवर जो फैटल हो सकता है,
उसके बाद जो फीवर होता है 7 से 10 दिन तक आफ्टर पैरासाइट आर इंट्रोड्यूस बाय फीडिंग टिक्स। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, जो लिम्फ नोड होती है वो स्वोलन होती है। लिम्फोब्लास्ट जो आपको स्मीयर में देखने को मिलेंगे, उसे भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्फेक्शन को। एनोरेक्सिया होगा। उसके बाद जो कंडीशन होगी लैक्राइमेशन, नेजल डिजार्स, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट बिफोर डेथ ए शार्प डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअल एंड पल्मोनरी एक्सुडेट आपको नोज में से निकलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो 20 से 25 दिन में आपको डेथ देखने को मिल जाएगी। पोस्टमार्टम रीजन की बात कर ली जाए, वही लिम्फ नोड एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा होगा और हाइपरेमिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। हेमरेजिस कंडीशन भी आपको बहुत सारे ऑर्गन में देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस देखने को मिलेगी लिम्फ नोड के रीजन में, थाइमस में भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अनीमिया इसका कोई मेजर डायग्नोस्टिक साइन नहीं है जो आपको बेबेसिया में देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल अगर रेजिस्टेंट है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिकवर भी कर सकता है इसी पीरियड में, जिसमें वो डेथ भी हो सकती है। अब लास्ट में आते हैं ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। तो ट्रीटमेंट जो आपको बता देते हैं कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पार्वाकोन, जो कि आपका डेरिवेटिव है प्यूपार्वाकोन का, जो कि हाईली इफेक्टिव है और आपको इसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में। लेकिन अगर आप लेट स्टेज में करेंगे तो यही ड्रग्स आपके लिए लेस इफेक्टिव हो सकती है। तो इसके अलावा आप वैक्सीन भी बना सकते हैं जो कि आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 या 4 हफ्ते के अंदर उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थैलेरिया इन्फेक्शन के लिए। और अगर कंट्रोल की बात की जाए तो आप टिक कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है थैलेरिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि थैलेरिया इन्फेक्शन को ट्रांसमिटेड टिक करता है। अगर उसको ही रोक दिए जाएंगे तो आप इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।